हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 10 पढ़ने वाला है सेकंड बुक से, भारतीय लोक अर्थ और अर्थव्यवस्था। इसमें चैप्टर का नाम है आपका परिवहन एवं संचार। तो परिवहन और संचार दो अलग अलग टॉपिक है। परिवहन के बारे में हम जानेंगे और संचार के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन की सीरीज होती है वो भी मैंने रखी है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, कि आपको पता चल जाएगी कि आपके चैप्टर में कितना पढ़ा है आपने, और फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस क्वेश्चन से। और इसमें इजी नोट्स मिलेंगे आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ओनली 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 30 से 35 मिनट में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले देखते हैं हम परिवहन तथा संचार का मतलब क्या क्या पढ़ना है। इसमें पाठ का स्वरूप देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि परिवहन क्या है, परिवहन के क्या साधन हैं, स्थल परिवहन और स्थल परिवहन में जो हमारे टाइप्स आते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, इनके बारे में देखेंगे। कोंकण रेलवे है उनके बारे में देखेंगे। एक पाइपलाइन परिवहन है उसके बारे में भी देखेंगे। जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जो इतने भी इसमें टॉपिक्स दो टाइप्स दे रखे हैं उसके। वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। फिर संचार के बारे में पढ़ेंगे। संचार के टॉपिक है जनसंचार क्या है, जनसंचार और संचार जाल, संचार के प्रकार और जनसंचार तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं परिवहन क्या है। देखिए, परिवहन का सीधा अर्थ है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाते हैं, तो वो परिवहन ही कहलाता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप मान लिए कि दिल्ली में कोई वस्तु उत्पादित हुई, यानी कि उत्पादन हुआ किसी वस्तु का। मान लीजिए आप कि दिल्ली में कपड़े बने दिल्ली में। अब उन कपड़ों को आप केरला भेजना चाहते हैं, तो आप कैसे भेजेंगे? आप सोचिए कैसे भेजेंगे। तो आप किसी परिवहन का साधन का इस्तेमाल करेंगे। तो दिल्ली की वस्तु अब केरल गई, ऐसे केरल की वस्तु तमिलनाडु जा सकती है, तमिलनाडु से वापस यूपी आ सकती है। मतलब पूरे इंडिया में वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और इसी में हमें परिवहन के जो साधन होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना। अब पर्यटन और परिवहन दोनों शब्दों का अर्थ कभी कभी एक ही निकाल लेते हैं कई बच्चे। तो जो पर्यटन होता है उसमें हम केवल घूमने के इरादे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन परिवहन में हम वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये छोटा सा अंतर है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप देखें तो जो सब्जी है जहाँ पे उत्पादन होती है, किसान मतलब किसान इसका उत्पादन करते हैं, तो खेतों से ये मार्केट में आती है ये सब्जी। तो जहाँ पे सब्जी मंडी में आती है तो वो भी परिवहन ही हुआ ना, यानी कि सब्जी को मार्केट में लाया गया, तो वो परिवहन ही कहलाएगा। तो परिवहन को आप सीधे सीधे डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। और आप खुद की तरफ से लिखने की कोशिश कीजिए। आपको छोटा मोटा आपको पता ही होगा कि हाँ भाई परिवहन क्या होता है, तो फिर खुद डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अब परिवहन के साधन देख लेते हैं हम। परिवहन के साधन तीन टाइप्स के परिवहन होते हैं मुख्यतः, स्थल, जल, वायु। अब इसी में छोटे छोटे टाइप्स दे रखे हैं। आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो स्थल में सड़क आ गई, हमारी जो सड़कें होती हैं जितने भी रोड्स, और रेलवे आ गई, और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन आप हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़ा हो, तो इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सड़क और रेलवे आप जानते हैं क्या होता है। ये जाना पहचाना टॉपिक है। ये सारे चैप्टर जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये सारे आपके जाने पहचाने होंगे। आप परिवहन जानते हैं क्या होता है, बस आपको इसमें जो टॉपिक्स है उनके बारे में समझना है। और संचार भी आप जानते हैं क्या होता है। सबसे वायु परिवहन में भी दो प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जल के भी अंतरस्थलीय और सागरीय व महासागरीय मार्ग। तो सबसे पहले स्थल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। स्थल का मतलब होता है जो भूमि होती है, भूमि पर हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वो स्थल परिवहन कहला जाता है। अगर केवल भूमि की बात हो, अगर वायु की बात हो रही है तो वायु परिवहन, अगर जल की बात हो रही है तो जल परिवहन। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिवहन की बात होती है। तो भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से किया जाता रहा है। देखिए, सड़कों का उपयोग पहले जो कच्ची सड़कें होती थी उनका प्रयोग प्राचीन काल में भी किया जाता था। पहले आप सोचिए कि पहले परिवहन कैसे किया जाता था। पहले जब परिवहन के साधन नहीं थे तो पहले पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और भी जितने साधन थे जो हमारे अब बने हैं परिवहन के साधन, वो पहले नहीं थे। तो आप कभी आप किसी से पूछना, जो भी आपके बुजुर्ग हो उनसे पूछना कि आप पहले परिवहन
कैसे क्या करते थे, यानी कि वस्तुओं को मार्केट में कैसे पहुंचाते थे। तो कच्ची सड़कों का भी पहले प्रयोग किया जाता था। आगे इसमें क्या कहता है कि आर्थिक तथा प्रौद्योगिक विकास के साथ, प्रौद्योगिक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों का विकास किया गया था। देखिए कच्ची सड़कें जो थी वो सामानों को ले जाने में ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी। मतलब अगर कच्ची सड़कों से हम कब तक अपनी मतलब अर्थव्यवस्था को सुलभ बनाते। एक अर्थव्यवस्था के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी भी चाहिए और अच्छी मतलब परिवहन के साधन भी चाहिए। हमारे पास अच्छे परिवहन के साधन होंगे तो हम जल्दी से जल्दी किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। अब परिवहन के साधन हो गए तो अब दुनिया के किसी भी कोने से आप परिवहन मतलब कोई भी वस्तु ला सकते हैं। पहले नहीं थे तो आप नहीं ला सकते थे। तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी वो माना जाता है कि टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे ही रेलवे का आविष्कार हुआ, सड़कें बनने लगी, वाहनों का नए नए वाहनों का आविष्कार हुआ, वायु परिवहन चला। पहले ये सब नहीं था और इससे आर्थिक विकास भी होता है। सड़क परिवहन देखते हैं हम। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरे सबसे बड़ा सड़क पर जाल है। इसकी कुल लंबाई 54.8 लाख किलोमीटर है। देखिए सबसे पहला जो सड़क जाल माना जाता है वो अमेरिका का माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और किसी महाद्वीप की बात की जाए तो वो यूरोप का है। लेकिन हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में दूसरा सड़क जाल माना जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। और छोटी दूरी, यहाँ पे छोटी लिखा हुआ है, छोटी दूरी की यात्रा के लिए सड़क परिवहन लाभदायक होता है। आप छोटी दूरी के लिए करें कि आपको घर से स्कूल जाना है तो आप सड़क का इस्तेमाल करेंगे, आप थोड़ा ना रेल का इस्तेमाल करेंगे या वायु परिवहन एरोप्लेन से जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। आप सड़क का इस्तेमाल करेंगे तो छोटी छोटी दूरियों के लिए आप सड़क का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ना है, नेशनल हाईवेज। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल हाईवेज क्या होता है। आप जानते हैं कि नेशनल हाईवेज क्या होता है, आपको बस इसमें ये जानना है कि ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए जो नेशनल हाईवे एक ऐसी सड़कें होती है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होती है और इनका जो अनुरक्षित होते हैं, जो देख रेख होती है, वो भी उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की होती है। यानी कि इनका निर्माण केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वो ही करवाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 7 है। देखिए नेशनल हाईवे 7 कैसे बनाया जाता है। ये जो बड़े बड़े हमारे जो एक स्टेट की जो कैपिटल होती है उसको दूसरे स्टेट की कैपिटल से जोड़ा जाता है। अब ये पूरे भारत में जितने भी कैपिटल है उनको दूसरे राज्यों की कैपिटल से जोड़ा जाता है। ये बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े मार्ग होते हैं। ये बड़े बड़े मार्ग जैसे श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक जोड़ा जाता है। पूरे मतलब नॉर्थ को पूरे साउथ से जोड़ दिया जाता है, तो इतना बड़ा मार्ग होता है। तो बहुत से बड़े बड़े मार्ग होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो जो बड़े बड़े मार्ग होते हैं इनको नेशनल हाईवेज कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी कुल लंबाई 1,04,75 किलोमीटर है। तो ये भी फैक्ट्स है, आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये फैक्ट्स क्वेश्चन में डालने होंगे, अपने आंसर में डालने होंगे। अब इसमें आ जाता है कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना। तो इसके मतलब दो इसमें परियोजनाएं की गई थी। इन दो परियोजनाओं के बारे में आपके पढ़ना है, आपके बॉक्स में दे रखा था, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो ये। इसमें शॉर्ट में कहते हैं कि नेशनल हाईवे ऑल इंडिया NHAI, ये जो पूरे भारत के जो नेशनल हाईवे उनकी देखरेख ये करती है, ये विकास परियोजना। तो इसमें पहली परियोजना चलाई गई थी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो चतुर्भुज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? चतुर्भुज का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक चतुर्भुज, ऐसा वाला चतुर्भुज आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो ये इसी से संबंधित है, आप नाम से पता चल जाता है आपको कि क्या कहना चाहता है टॉपिक। देखिए इसका मतलब होता है कि जो चार बड़े शहर चार बड़े नगर हैं हमारे, जो नगरों का मतलब होता है जो बड़े शहर हैं उनको जोड़ने वाले मार्ग होते हैं ये। जैसे मान लीजिए कि जो दिल्ली है उसको मुंबई से जोड़ा जाता है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ा जाता है और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ा जाता है। फिर जो कोलकाता का मार्ग है वो भी दिल्ली को जोड़ा जाता है। तो ये एक चतुर्भुज बन जाता है। आप देखें तो इसे चतुर्भुज बन रहा है। अगर आप पेपर में ऐसे बना देंगे आ जाएगा तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो चतुर्भुज का मतलब यही होता है कि जो जो चार हमारे शहर है बड़े बड़े इनको आपस में जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। गलियारा का मतलब होता है सीधा सीधा रास्ता।
तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गलियारा क्या कहना चाहता है। उत्तर दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की बात करते हैं हम तो असम का जो सिलचर है उसको पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा जाता है। यानी कि आप ये अनुमान लगाइए कि जो पूरब है वहाँ से एक नेशनल हाईवे आता है और यहाँ की जो पश्चिम है गुजरात का पोरबंदर, वहाँ तक ये नेशनल हाईवे आता है। तो इसे पूरब से पश्चिम गलियारा कहा जाता है। गलियारा का मतलब आप सड़क समझिए, मार्ग समझिए। और अब उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं हम, तो उत्तर से जो हमारा श्रीनगर है उसको तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु की जो एक कन्याकुमारी वो है जिला है, उससे जोड़ा जाता है। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आप समझ गए होंगे। अब राष्ट्रीय राज्य मार्ग देखते हैं हम। अब नेशनल हाईवे तो हमने देख लिया, अब हम स्टेट हाईवे देखते हैं। यहाँ पे एच है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे हमारे पूरे 4% है, पूरे जितना भी हमारे सड़क परिवहन का ये 4% है स्टेट हाईवे। तो इन मार्गों का निर्माण राज्य सरकार करवाती है और ये राज्यों के शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। जैसे जो राज्य के बड़े बड़े शहर होते हैं, आप मान लीजिए कि एक स्टेट है राजस्थान। अब राजस्थान में कोई एक मार्ग है जो कि जयपुर से जैसलमेर तक जोड़ता है। ऐसे आप किसी बड़े शहर से किसी बड़े शहर को जो मार्ग जोड़ता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर एक राज्य की कैपिटल से, जैसे मान लीजिए दिल्ली से अगर लखनऊ जोड़ेगा तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर लखनऊ से गोरखपुर जोड़ेगा तो वो यूपी सरकार के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ग्रामीण सड़कों की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर एक टॉपिक है। एक सड़कों का टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा बता रखा है, बहुत बड़े लग रहा होगा आपको कि बड़े बड़े टॉपिक इसमें मतलब दे रखे हैं आपको। एक सड़क परिवहन में कई टॉपिक आ गए हैं आपके, ग्रामीण सड़क अलग, राज्य सड़क अलग, और नेशनल हाईवे जो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी आ गए हैं। तो ग्रामीण सड़कों के बारे में देख लें तो जिला सड़कें भी वही होती हैं, इनका निर्माण भी या तो राज्य सरकार करवा देती है या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत करवा दी जाती है। देखिए ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें गांव को एक गांव को दूसरे गांव से जोड़े जाते हैं। ये इनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये किसके मतलब कौन सा प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, ये आपको बताना है कमेंट पे। कब चलाई गई थी मैं आपको बताता हूँ, 1999 में। अब आपको बताना है कि किस किस प्रधानमंत्री द्वारा ये चलाई गई थी। देखिए भारत की कुल सड़कों की लंबाई का कुल 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कें हैं। देखिए कितना ज़्यादा प्रतिशत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 80% जो हमारी सड़कें हैं वो केवल ग्रामीण सड़कें ही होती है, यानी कि जो छोटी मोटी सड़कें होती हैं हमारी उन्हीं को मतलब ज़्यादा प्रतिशत मिला हुआ है। 80% ज़्यादा भूभाग में ये ज़्यादा फैली हुई है। कुछ अन्य सड़कें होती है जैसे सीमावर्ती सड़कें हो गई जो बिल्कुल बॉर्डर पे होती है, जो एक राज्य के दूसरे राज्य को मतलब मिलाती है, वो बॉर्डर सड़कें होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं जो मतलब दूसरे देश को भारत, जैसे भारत को पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को भारत से मिलाती है वो सड़कें, नेपाल को भारत से मिलाती है, भूटान को मिलाती है, बांग्लादेश को मिलाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं। इसमें पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें होती है और इसमें पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें होती है। दोनों में ये फ़र्क है, आपको देखना है। और इनका जो निर्माण होता है वो सीमा सड़क संगठन जो कि BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण और देखरेख यही करता है। तो ये कुछ अन्य सड़कें थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं। सड़क परिवहन हमारा खत्म हो चुका है ये टॉपिक। देखिए भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देता है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी तथा मुंबई, यानी कि जो मुंबई है, पहले बम्बई कहा जाता था इसको, ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी। देखिए सबसे पहले रेल यहाँ पे चलाई गई थी जो जो मुंबई से और जो ठाणे है उसके बीच, ये महाराष्ट्र के दोनों शहर है मुंबई और ठाणे, तो इसके बीच एक रेल चलाई गई थी सबसे पहले 34 किलोमीटर की, और 1853 में चलाई गई थी। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। देखिए भारतीय रेल की स्थापना औपनिवेशिक काल के अंतर्गत हुई थी।
जब हमारा अंग्रेजी शासन था भारत पे, तभी रेलवे की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब भारत उसकी लाभ उठा रहा है रेलवे का। देखिए, भारत सरकार के लिए ये विशालतम उद्यम है। उद्यम का मतलब होता है कि यहाँ पे भारत बहुत ज़्यादा रेलवे से व्यापार किया जाता है, और जितना भी हम देखते हैं व्यापार सबसे ज़्यादा रेलवे से किया जाता है। आप देखते हैं कि कितनी मालगाड़ियाँ निकलती है, तो उनमें मतलब बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रियों से सामान आता है वो रेलगाड़ियों में ही ज़्यादातर आता है, क्योंकि जो रेलवे होते हैं वो बहुत ज़्यादा वजन ले जा सकती है। इतना हम एरोप्लेन से वजन नहीं ले जा सकते जितना रेलवे से ले जा सकते हैं। देखिए, भारतीय रेल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है। अगर पूरे देश की लंबाई की बात करें तो 66,030 किलोमीटर है। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। भारत रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया जाता है। ये 16 मंडल आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 117 पे मिल जाएंगे, आपको पढ़ना है। ये 16 मंडल में आपको लिखता, तो ये पूरा मतलब और थोड़ा बड़ा हो जाता, वीडियो बड़ी हो जाती। वैसे आप देख लेना 16 मंडल, वो पूछे नहीं जाएंगे वो चीज़, लेकिन आप फिर भी देख लेना। देखिए, मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नगरीय परिवहन व्यवस्था को बढ़ा दिया है। मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रेड बुक में एक बॉक्स में दे रखा था कोंकण रेलवे, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये इसमें क्या बताया गया है। देखिए, जो कोंकण रेलवे है उसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और ये एक भारतीय रेल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो ये रेलवे है, यहाँ पे बहुत सारी सुरंगें बनाई गई है, बहुत सारे पुल बनाए गए हैं। मतलब एक अनूठा दृश्य वहाँ पर आपको देखने का मिलेगा। बहुत ही आपको सुंदर दृश्य मिलेगा रेलवे का भी। और ये एक जो ये इसकी मतलब लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग माना जाता है। 760 किलोमीटर का ये लंबा रेल मार्ग है। और ये किसको जोड़ता है? जो महाराष्ट्र का जो रोहा एक जिला है, वहाँ से कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ता है ये। तो ये बहुत बड़ा रेल मार्ग है, और इसे अभियांत्रिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का एक अनूठा दृश्य माना जाता है। इसे अनूठा चमत्कार माना जाता है इसे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके उसमें लिखे हुए थे बुक में। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। देखिए, सबसे बड़ी सुरंग मानी जाती है यहाँ पे एशिया की, और सबसे बड़ा रेल मार्ग माना जाता है इंडिया का। और यहाँ पे बहुत सारी पुल, बहुत सारी सुरंग आपको पढ़ना उसमें एनसीईआरटी में ये दे रखा हो। बहुत सारी पुल, बहुत सारी सुरंग यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें सबसे बड़ी सुरंग है 6.5 किलोमीटर की सुरंग। बस आपको ये ध्यान रखना है। और इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। उद्यम का मतलब है कि मतलब किस किस ने इसका निर्माण करवाया था। तो कर्नाटक का भी इसमें योगदान है, गोवा सरकार का भी है, क्योंकि ये गोवा से होकर ही गुजरता है, और महाराष्ट्र सरकार का भी इसमें, इन तीनों राज्यों का इसमें भागीदारी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोंकण रेलवे के बारे में छोटा मोटा ध्यान रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए, जब पूछा जाएगा तो 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और जल परिवहन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, हमारा स्थल परिवहन था वो खत्म हो गया, फर्स्ट टॉपिक। अब जल परिवहन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, भारत में जल मार्ग यात्री तथा माल वहन दोनों के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। देखिए, जल परिवहन ज्यादातर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आता है। जो हमारी भारी भारी वस्तुएं होती है, मान लीजिए हम कई से रसिया से हम तेलों के टैंक मंगा रहे हैं, तो हम जल परिवहन द्वारा ही लाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े अगर टैंक होते हैं तेलों के, बड़े बड़े जो ज़्यादा सामान लाते हैं, भारी सामान लाते हैं हम, तो जल परिवहन द्वारा ही लाया जाता है। क्योंकि इससे खर्चा भी जल्दा मतलब कम आता है, और इससे जो भारी भारी वस्तुएं भी आ जाती हैं। तो जो जल परिवहन होता है वो एक सबसे सस्ता साधन भी माना जाता है। लेकिन जो जल परिवहन होता है उसमें समय ज़्यादा लगता है हमें, क्योंकि जल परिवहन जितना वायु परिवहन में समय लगता है उससे कई गुना ज़्यादा जल परिवहन में समय लगता है। तो इसकी एक हानि भी है और एक नुकसान भी है। मतलब एक इसका गुण भी है और एक इसका अवगुण भी है। गुण क्या है कि एक सबसे सस्ता साधन है। अगर आपको सस्ता साधन चाहिए तो ये है, और आपको सबसे महंगा साधन चाहिए तो वायु परिवहन है। देखिए, तथा भारी वस्तुओं के आवागमन के लिए भी उपयोगिता है। मैंने बता दिया कि भारी वस्तु इसके द्वारा लाई जाती है। अब जल परिवहन के दो पार्ट होते हैं, अंत स्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। दोनों का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भारत के भीतरी परिवहन की बात की जाए, यानी कि भारत के भीतर जितनी भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, उनके द्वारा ही परिवहन किया जाता है
केवल भारत के भीतर की बात हो रही है यहाँ पे। अंतःस्थलीय का मतलब यही होता है कि भारत के भीतर की बात की जाए तो उसे अंतःस्थलीय जलमार्ग कहते हैं। अगर भारत से बाहर महासागरों द्वारा परिवहन किया जाता है किसी दूसरे देश से तो उसे महासागरीय महामार्ग या सागरीय महामार्ग कहते हैं। सागरीय मार्ग, महामार्ग नहीं मार्ग। तो जो ये होते हैं ये कम दूरी के लिए होते हैं या अत्यधिक दूरी के होते हैं। देखिए ये रेलवे से पूर्व इन्हीं का उपयोग किया जाता था। पहले जब रेलवे का आविष्कार नहीं होता था तो वस्तुओं को जब दूर ले जाना होता था तो इसी का मतलब जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता था। और ये आधुनिक आधुनिक उपयोग होता है इसका। देखिए इसमें परिवहन में 1% योगदान है। अभी की हम बात करें तो अब बहुत कम किया जाता है क्योंकि अब रेलवे हो गया, रेलवे से एक स्थान दूसरे जल्दी पहुंचाया जाता है सामानों को। अब बहुत कम हो गया है जल परिवहन का इस्तेमाल। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, ये भी आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 199 पे देखना है। जलमार्ग उसमें 4-5 जलमार्ग लिखे हुए हैं, वो देख लेना। भारत में बाहर के अनुसार 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार किया जाता है। देखिए जितना विदेशी व्यापार किया जाता है उसमें 70% हमारा इसी के द्वारा किया जाता है, जो जल परिवहन होता है उसके द्वारा। हम जो शिप होते हैं हमारी बड़ी बड़ी, उसी के द्वारा हम 70% व्यापार करते हैं। और अगर बाहर के अनुसार किया जाता है कि हमें जो बाहरी वस्तुएं होती है वो भी 95% इन्हीं में मतलब जो हमारी शिप होती है उन्हीं में लाया जाता है। बाकी 5% हम वायु परिवहन से ले आते हैं और जो पड़ोसी देश होते हैं उनसे हम ट्रेन द्वारा भी, रेलवे द्वारा भी ले आते हैं। सॉरी ये बार बार बंद हो रहा है। अब हमें देखना है वायु परिवहन। हमारे जल परिवहन खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था जल परिवहन। तो स्थल परिवहन और जल परिवहन खत्म हो चुका है। अब वायु परिवहन के बारे में हम देखते हैं। देखिए वायु परिवहन परिवहन का 13वां साधन है। सबसे जल्दी अगर आपको पहुंचना है कहीं पे तो आप वायु परिवहन का इस्तेमाल कीजिए। इसने यात्रा के समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। देखिए बहुत जल्दी आपको किसी समय पर पहुंचा दिया जाता है। अगर आप दिल्ली से अगर कोची जाना चाहते हैं तो आपको 2-3 घंटे में ही कोची पहुंचा दिया जाता है। तो इतनी जल्दी आपको मतलब किसी स्थान पर पहुंचाया जाता है। लेकिन ये महंगा भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये भारत जैसे विस्तृत देशों के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ दूरियाँ कम होती हैं। और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनीताल, जो आप देखते हैं इलाहाबाद से नैनीताल तक इसकी 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक परिचालन संपन्न किया गया था। तो सबसे पहले जो परिवहन का इस्तेमाल था वो इलाहाबाद से नैनी तक किया गया था। और भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। एयर इंडिया एक कंपनी है हमारी, उसके द्वारा इसका परिवहन का प्रबंधन किया जाता है। देखिए आपको मैं बताऊं फिर कि अभी तक जो वायु परिवहन के जो साधन होते हैं एरोप्लेन वगैरह, सिर्फ एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह अब तक भारत में निर्मित नहीं होते थे, लेकिन अब भारत ने भी निर्मित करना स्टार्ट कर दिया गया है। जो टाटा हमारी कंपनी है टाटा, उसने इसका जिम्मा लिया है निर्माण करने का। तो इससे पहले हम विदेशों से ही खरीदते थे, लेकिन अब भारत में भी ये बनने लगेंगे। अब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्रा सेवाएं प्रारंभ कर दी है। देखिए पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर है जो हमारे पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर ये सर्विस देता है। ये सैनिकों के लिए भी आवश्यक होता है, मतलब सैनिकों की सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब हमारा ये भी खत्म हो गया है वायु परिवहन, तो इसमें इसके कुछ टाइप्स नहीं थे। अब हमें तेल एवं गैस लाइन परिवहन के बारे में बात करना है। ये टॉपिक आप समझ लीजिए, ये टॉपिक क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। देखिए पाइपलाइन गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। अगर आप जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें पाइपलाइन बिछानी होती है। मान लीजिए कि जो हमें अगर दिल्ली से कोई जो मतलब पेट्रोल है या तेल है, कोई गैस मान लीजिए आप, वो केरल तक पहुंचानी है तो हमें पाइपलाइन, अगर आप पाइपलाइन का इस्तेमाल करें तो वहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी जाती है। तो पाइपलाइन परिवहन का मतलब ही यही होता है कि पाइपलाइन से भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं हम कि यहाँ तक कि इनके द्वारा जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको भी घोल या गारा में बदलकर परिवर्तित किया जाता है, उनको भी पिघला कर मतलब पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। भारत में तेल पाइपों का निर्माण OIL
ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये एक कंपनी है, इनका ध्यान आपको नाम याद रखना है। जैसे मथुरा से पाइपलाइन द्वारा दिल्ली में तेल प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। मथुरा की जो पाइपलाइन होती है वो आ भी रही है, सच में। आप देखते हैं कि देखना यूट्यूब पे भी आप सर्च कर लेना, गूगल पे भी, कि जो मथुरा की जो पाइपलाइन है उससे दिल्ली में तेल की सप्लाई होती है और गैस की भी सप्लाई होती है, प्राकृतिक गैस की। तो ये पाइपलाइन द्वारा भी अब बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है पाइपलाइन का भी। तो ये भी एक परिवहन का सबसे अच्छा साधन है माना जाता है और सस्ता साधन भी माना जाता है। देखिए सबसे बड़ी पाइपलाइन 11,157 किलोमीटर की है, जो कि असम के नहर को काटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधक कारखाने तक है। जो असम का हमारा डिगबोई है, वहाँ से लेकर जो बिहार का बरौनी क्षेत्र है वहाँ तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है और ये एशिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। अब हमें संचार के बारे में पढ़ना है। अब हमारा परिवहन के टॉपिक खत्म हो गए, अब संचार के बारे में देख लेते हैं, संचार क्या होता है। देखिए एक व्यक्ति के विचारों को किसी भी माध्यम द्वारा दूसरे व्यक्ति के तक पहुंचाना संचार कहलाता है। अगर आपके विचार आपसे आपसे आपके विचार दूसरे व्यक्ति तक जा रहे हैं और उन विचारों को दूसरा व्यक्ति समझ भी रहा है तो वो संचार कहलाता है। संचार, आपने हिंदी का टॉपिक भी है, ये आपने पढ़ा होगा, संचार के बारे में आप जानते हैं क्योंकि हिंदी में भी ये टॉपिक इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। देखिए संचार जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसका आधुनिक सर्वोत्तम माध्यम इंटरनेट है। आप देखते हैं तो इंटरनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है संचार के लिए। पुरातन काल में लोग संचार के लिए पक्षी बत्ती आदि का प्रयोग किया जाता था, जैसे कबूतर। पहले संचार का इस्तेमाल वाले माध्यम नहीं थे संचार के, ना पहले टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, ना टेलीविजन का हुआ था, ना इंटरनेट था पहले। तो पहले क्या होता था कि जो पक्षी होते थे वो भी संचार के रूप में कार्य करते थे। आपने देखा होगा कि फिल्मों भी आपने जो मूवी होगी उसमें भी देखा होगा कि आपने कबूतर एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे और डाक प्रणाली भी चलती थी, इनके द्वारा भी संचार किया जाता था। संचार के साधन देखना है हमें। संचार के साधन ये थोड़ा हो सकता है आपको ब्लर आ रहा हो, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए और ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिए, उससे आपको सही दिख जाएगा। तो संचार के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। व्यक्तिगत का मतलब होता है जब आप किसी एक व्यक्ति को अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप अपने मित्र को कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, आपके विचार पहुंचाना चाहते हैं, उस तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं आप, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप उसको क्या तो लेटर लिखेंगे या फिर टेलीफोन करेंगे या फिर इंटरनेट द्वारा मैसेज भेजेंगे, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सार्वजनिक का मतलब होता है जब सभी लोगों की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको पूरी मीडिया तक आपको कोई बात पहुंचानी है, पूरी जनता तक कोई बात पहुंचानी जाती है, तो उसे सार्वजनिक संचार कहा जाता है। इसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रेडियो को पूरी जनता सुनती है। टेलीविज़न का आप आविष्कार करते हैं क्योंकि टेलीविज़न भी पूरी जनता देखती है। सिनेमा देखती है, समाचार पत्र का इस्तेमाल करती है, अखबार आप जो पढ़ते हैं उनका जो पुस्तकें होती है उनको भी पूरी जनता पढ़ती है, जनसभाएं होती है, सम्मेलन होती है, तो इससे सार्वजनिक जनसंचार होता है, यानी कि सभी लोगों तक इससे बातें पहुंचाई जाती है। आप जनसंचार के तंत्र देख लीजिए, ये तंत्र इनके बारे में मैंने लिखा है बस क्योंकि ये आपने पढ़ रखे हैं वैसे हिंदी में भी कि जनसंचार की क्या क्या तंत्र होते हैं, क्या क्या माध्यम होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, उसे तंत्र कहा जाता है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, समाचार पत्र हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया और उपग्रह संचार हो गया। इनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है उपग्रह संचार के बारे में आप ना जानते हो। तो देखिए जो उपग्रह संचार होता है इसका अर्थ होता है कि किसी ग्रह से अगर हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, मान लीजिए हमें मौसम की जानकारी लेनी है, तापमान की जानकारी लेनी है, तो इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसे उपग्रह संचार कहा जाता है। तो ये भी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, बाकी बुक में आप पढ़ ही लेना इसको। अब हम देखते हैं कि भारत की जो उपग्रह प्रणाली है, इसी में इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हो सकता है इसलिए मैंने लिख दिया कि आपके काम आ जाएगी ये चीज़। तो उपग्रह प्रणाली हमारी इनसैट और आईआरएस। इनसैट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और आईआरएस की आपको कमेंट में बतानी है, एक की आप कमेंट में बताइए। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसकी 1989 में, ये फैक्ट्स आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया? तो आपको बताना है इनमें से पहले वर्ष मतलब किसमें रेडियो का प्रसारण सबसे पहले हुआ था। तो ये आपके लिए है ये क्वेश्चन, इनका मैं आपको नहीं बताऊंगा आंसर। पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं बताइए आप। पाइपलाइन की क्या विशेषताएं हैं? मैंने बताया कि पाइपलाइन परिवहन किस 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 चीज़ों के काम आता है।
ये बहुत ज़्यादा अब प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इसकी आपको विशेषताएं बतानी है, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, 4-5 पॉइंट आप बता सकते हैं। भारत का आर्थिक विकास रेल परिवहन से कैसे संबंधित है, ये भी आपको बताना है। और कोंकण रेलवे के इतिहास का भी वर्णन आपको करना है। कोंकण रेलवे के बारे में मैंने बताया इसमें। और जो परिवहन क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि परिवहन की डेफिनेशन, और इसके प्रकारों का वर्णन करना है कि कितने प्रकार होते हैं। वर्णन का जब मतलब होता है कि आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारा आपको पूरी वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भी वीडियो मैंने देखी है, मैंने बना रखी है। तो जय हिंद।